Morning, kids. Welcome to the fifth lesson of your OCM, that is forms of business organization. इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि डिपार्टमेंटल वी कैन से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके फीचर्स क्या क्या है. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. चलिए आज हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंटल, इससे पहले हमने फीचर्स तो देख चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स क्या क्या होंगे, उसकी गुड पॉइंट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या वी कैन से उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. कम ऑन पेज नंबर 97. ओवर देयर द फर्स्ट मेरिट ऑफ इट इज डायरेक्ट कंट्रोल. As I told you guys that the departmental organizations are owned, managed and run by the government. That's why there is a direct control of government in such type of departmental organizations. जैसे हमने इससे पहले बात की थी कि departmental organizations क्या होते हैं. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे पूरी तरह से चलाने का, हैंडल करने का, मैनेज करने का पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऊपर. इसीलिए इन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा ओवरऑल कंट्रोल भी हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर में. ये बन जाता है इसका पहला मेरिट. आइए देखते हैं दूसरा मेरिट क्या होना चाहिए इसका. नाउ द सेकंड मेरिट ऑफ इट इज डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. डायरेक्ट रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट. चलिए अगर मैं बात करती हूँ रेवेन्यूज की, तो क्योंकि द पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज हैंडल्ड, मैनेज्ड, ओन्ड एंड रन और वी कैन से ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई the direct revenue of that particular departmental organization should be operated or we can say managed by the government. That's why direct revenue to the government. जितना भी इसका अगर मैं बात करती हूँ, the revenue of the enterprises directly go to the government treasury in a departmental organization. क्योंकि इस particular डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है? गवर्नमेंट. तो बट ऑफ कोर्स उसके जितने भी रेवेन्यूज रहेंगे, है ना, जितने भी उसके रेवेन्यूज हो जाते हैं, जितने भी उसके पैसे हो जाते हैं, वो सारे पैसों पे हक किसका है, अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का. इसलिए ये सारे रेवेन्यूज डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते हैं क्योंकि इसे गवर्नमेंट ही हैंडल करती है या मैनेज करती है. चलिए थर्ड वाला इसका मेरिट हम लोग चेकआउट करते हैं. लेस ओवरहेड्स. लेस. चलिए देखते हैं कि थर्ड वाला मेरिट इसका क्या हो जाता है. नाउ एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट देमसेल्व्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस आर लेस. Yes guys, as the particular departmental store is managed or we can say operated by the government, that's why less operating charges या we can say less overheads are there. क्योंकि इन particular organizations को government ही handle करती है, इसलिए इनको लगने वाला जितना भी वी कैन से खर्च रहेगा या जितना भी इसके अंदर होने वाला एक्सपेंस रहेगा, वो सारा एक्सपेंस कौन बेयर करता है? बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बेयर करती है. इसीलिए गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में कम चार्जेस अप्लाई करती है या कम चार्जेस उन लोगों से वसूलती है. इसीलिए द फोर्थ मेरिट ऑफ इट इज लेस ओवरहेड्स. आइए देखते हैं अभी कि फोर्थ वन क्या हो जाता है. प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स. Proper now guys move toward the fourth feature of your fourth merit of your departmental organization is proper use of funds. Yes guys, as the particular organization is owned, managed and run by the government, that's why the use of fund, yeah, we can say they are using the funds in proper way or proper manner. यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सेस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, पूरी तरह से वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कंट्रोल में रहेगी. या द पर्टिकुलर बिजनेस इज एज द पर्टिकुलर बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, बट ऑफ कोर्स दे हैव टू फॉलो एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसीलिए जितने भी फंड रहेंगे वो वी कैन से प्रॉपरली यूज होंगे. प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स, जितने भी पैसे हैं उन्हें सही दिशाओं में यूज किया जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी प्रकार का, या किसी प्रकार की एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे वेस्ट नहीं हो जाती है. नाउ सिंस
These undertakings are subject to strict control and supervision. Chances of misuse of funds are less in departmental organizations. Yes, we can say the control and the supervision of these type of departmental organizations are in the hands of government. That's why there are less chances of misusing, या we can say excessive use of funds, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, उसके अंडर में कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसके अंदर मिसयूज या वी कैन से पैसों का गलत इस्तेमाल या एक्स्ट्रा इस्तेमाल होने की कोई चांसेस ही नहीं बच जाते। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं हम लोग, क्वालिफाइड स्टाफ। Now, the fifth merit of departmental organization is qualified staff. Yes, as I told you that departmental organization is owned and managed by the government. That's why government is hiring a qualified staff, है ना, as government is hiring या government is recruiting qualified staff, but of course they know very well how to handle, how to manage, yeah, we can say how to operate the particular business organization, and this is the main reason why they are using proper, yeah, we can say they are using proper use of funds, yeah, proper use of funds are there just because of qualified staff, as they are quite literate, so they know up and down of business and all, and they know how to handle and manage the overall business organization. This is the main cause why government is hiring qualified staff in the particular departmental organization. आइए अभी हम लोग फिफ्थ वाले फीचर की बात करते हैं, क्वालिफाइड स्टाफ। क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट और मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के बिजनेसेस की साइज जो होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, बड़ी होती है, इसलिए इन बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाने के लिए स्टाफ भी कैसा चाहिए? पढ़ा लिखा चाहिए, एजुकेटेड चाहिए। क्यों एजुकेटेड स्टाफ चाहिए? क्योंकि बंदे जितने एजुकेटेड रहेंगे उतने अच्छे से वो कंपनी को या बिजनेस को ग्रोथ दिला देंगे, या उतने अच्छे से वो चीज़ों को यूज़ बराबर से करेंगे। अगर हमने बात देखी है अभी प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स, तो फंड्स का एलोकेशन या उसका यूज़ कैसे करना है, कितने अच्छे से करना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? उस कंपनी का मैनेजर या उस कंपनी का जो भी स्टाफ रहेगा वो डिसाइड करेगा। अगर वहाँ पे स्टाफ क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होगी, इसीलिए क्वालिफाइड स्टाफ को हायर किया जाता है। ये बन जाता है इसका अगला गुड पॉइंट। आइए इसका नेक्स्ट वाला गुड पॉइंट चेकआउट करते हैं, मेंटेन सीक्रेसी। चलिए अगर अब मैं बात करती हूँ सीक्रेट्स की, सीक्रेसीज क्या होती है? सीक्रेट्स मेंटेन करना पर्टिकुलर कंपनी की। नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस maintain maximum secrecies on policy matters, and also they take care of essential goods and services. Yes, अगर हम लोग बात करते हैं, just a second, okay guys, now the last merit of it is maintains secrecy. Yes, as the particular business is operated and managed by the government, and we can say qualified staff is there, so the reason is, yeah, the same will results in the maximum secrecy of that particular business, है ना, secrets of that particular company या for that particular government company should not be leaked in open market. अगर हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, तो जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंपनीज की साइज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ को हायर किया जाता है। क्वालिफाइड स्टाफ को हायर करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पाएंगे, प्लस वो लोग बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स रहेंगे वो ओपन मार्केट में या ओपन फोरम में डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस के अंदर कितने चीज़ें सीक्रेट है जो दूसरी जनरल पब्लिक के साथ में शेयर नहीं करने चाहिए। तो ये कुछ थे मेरे फीचर्स ऑफ, आई एम सॉरी, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं इसी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, आइए हम उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं।
चलिए आइए मूव करते हैं अब हम लोग दूसरी इसकी तरफ, जिसे हम लोग बोल देंगे, चलिए, demerits of departmental organization. Now the first one is डिले इन एक्शन। चलिए अब बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी एंड वी नो वेरी वेल कि इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट हैपन कि डिले इन एक्शंस मीन व्हाट एवर एक्शन दे हैव टू टेक, दे आर टेकिंग द सेम, बट वो एक स्लो प्रोसेस होता है, या स्लोली स्लोली दे आर टेकिंग एक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं बात करती हूँ डिले इन एक्शन की, यहाँ पे क्या आ जाता है कि सबसे पहला ड्रॉबैक इसका हो जाता है कि ये होती है गवर्नमेंट कंपनी, और यहाँ पे डिसीजन एक अकेला बंदा नहीं ले सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर एंड देन दे आर टेकिंग डिसीजन, और फिर उस डिसीजन को वी कैन से इम्प्लीमेंट करने के लिए और ज़्यादा दिन लग जाते हैं। जिस प्रकार से क्या हो जाता है कि कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो उसके लिए टाइम फिक्स नहीं होता है, वो डिसीजन क्या होता है लेंदी होता चला जाता है, एक की ओपिनियन फिर दूसरे की ओपिनियन और फिर उनके ओपिनियंस के लिए वेट करना एंड ऑल, जिसकी वजह से बहुत डिले हो जाती है। ये होता है पहला डीमेरिट। आइए सेकंड वाला डीमेरिट चेकआउट करते हैं, रेड टैपिज्म एंड चलिए द सेकेंड वन इज रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। आइए देखते हैं कि रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी क्या हो जाती है। There is always a problem of red tapeism and bureaucracy in departmental organization which affects the trustworthiness। अगर मैं बात करती हूँ रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसीज की, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ट्रस्टवर्दीनेस, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना या एक दूसरे की वी कैन से ओपिनियंस के लिए, राय के लिए, एडवाइजेस के लिए वेट करना, इट्स वेरी हेक्टिक और पथेटिक थिंग and departmental organization, and as the particular organization is handled and managed by the government, so it's a hierarchy guys, it's a lengthy process या it's a hierarchy कि जब तक फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मुझे कोई कमांड नहीं देगा, मिडल लेवल उस पर कोई काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद में आ जाती है लो लेवल, और फिर उसके बाद में होता है इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस। तो क्या होता है कि एक काम जब तक टॉप लेवल से नहीं निकला है, यहाँ पे भी नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे भी नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन तो भूल ही जाओ। ये होता है उसका दूसरा डिमेरिट कि रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसीज के अंदर क्या है कि यहाँ पे ट्रस्टवर्दीनेस या वी कैन से काम जल्दी जल्दी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यही हो जाता है हमारा दूसरा डिमेरिट। चलिए थर्ड वाला डिमेरिट चेकआउट करते हैं, लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव, लेस चलिए now the fourth demerit of your departmental organization is less scope for initiative। There is no scope for initiative and skills and procedures and policies are subject to the criticisms and the parliament। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इनिशिएटिव की, as I told you that it's a government company and over here no one is taking initiatives of that particular thing because they know that कि by hook or by crook the work will finish या the work will complete या they knows कि डिले इन एक्शन तो होने ही वाला है, रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसीज तो होने ही वाली है, इसलिए यहाँ पे कोई भी बंदा सामने से आके इनिशिएटिव्स नहीं लेता है ना, अपने एफर्ट्स नहीं दिखाता है, अपने वीकेंड से जितने भी पोटेंशियल्स है ये शो नहीं करता है। अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो हम लोग बहुत पोटेंशियल्स दिखा देते हैं, पर यहाँ पे क्या है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, दैट्स वाई सिर्फ मेरे इनिशिएटिव्स लेने की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी अगर एक साथ इनिशिएटिव लेते या ट्राई करते तो वो चीज़ हो पाएगी, सिर्फ मैं ट्राई कर रही हूँ और बाकी शांत बैठे तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। यही हो जाता है इसका अगला डिमेरिट, लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव, कि मैं इनिशिएटिव नहीं ले रही हूँ, आप भी नहीं लोगे, दूसरे भी नहीं लेंगे, इस प्रकार से काम स्लो प्रोसेस में चलता ही रहेगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। Departmental organizations always lacks flexibility due to excessive control and supervision of the government. Yes, just because of excessive control of government and we can say the supervision of government,
देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि क्या, एक स्मूथनेस की कमी होती है, बिकॉज द पर्सन हैज टू फॉलो n number of rules and regulations, we can say, from, yeah, by the government. That's why they are unable to work in a smooth atmosphere, yeah, in a smooth manner. That's why there is a lack of flexibility. यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बंदा प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी काम में दिक्कतें आने लगती है और वो काम प्रॉपर वे से, फ्लेक्सिबल वे में वो नहीं कर पाता है। ये हो जाता है उसका अगला डिमेरिट। नाउ द नेक्स्ट इज डिलेड डिसीजन। चलिए, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज owned, managed and operated by the government. Now, as I told you, the first demerit of it is delay in action. If they are not taking action on proper time, yeah, on exact time, so but of course they will be unable to take exact decision at, we can say, right time. अगर वो लोग एक्शंस करने में या काम करने में इतनी देरी कर रहे हैं, तो बट ऑफ कोर्स उसके डिसीजंस लेने में भी क्या होगी, देर होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिजनेस गवर्नमेंट के अंडर में मैनेज किया जाता है या चलाया जाता है। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है, एक बहुत लंबी चौड़ी हायरार्की होती है। जब तक टॉप लेवल से मैसेज नहीं आएगा, मिडिल लेवल वाले कुछ काम कर ही नहीं सकते। मिडिल लेवल को जब तक मैसेज या कमांड नहीं मिलेगी, वो लोग लो लेवल को मैसेज पास ऑन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैसेज ही सर्कुलेट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर काम भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बन जाता है इसका नेक्स्ट वाला डिमेरिट, डिलेड डिसीजन। आइए लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं हमारे डिमेरिट का, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एब्सेंस ऑफ, चलिए अब देखते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ योर डिमेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज absence of professionalism. Absence of professionalism, fear of public criticism, frequent transfers of officials and staff affects the efficiency of these organizations. Now, absence of professionalism के अंदर क्या होता है कि though they are hiring या though they are recruiting qualified staff in that particular government sector, but the thing is that most of the time what happen now guys, कि just because of we can say transfers, just because of transfers of that particular person, the work will delayed या उस काम में changes हो जाती है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म के अंदर क्या होता है कि वी नो कि यहाँ पे प्रोफेशनल बंदों को ही हायर किया जाता है, वेल क्वालिफाइड बंदों को ही जॉब पर रखा जाता है। पर क्या होता है कि एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल नासिक में एक बंदा रिक्रूटेड है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अचानक उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है बॉम्बे में। अब वो बंदे के लिए क्या है, उस बंदे के लिए इशू ये है कि वो नासिक में पर्टिकुलर अपने आप को उसने पूरी तरह से सेट कर लिया था और वहाँ पे वो काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फियर एंड कलीग्स वो वहाँ के काम को अच्छे से कर पा रहा था। अब अचानक क्या किया, उस बंदे की ट्रांसफर कर दी गई बॉम्बे में। नाउ द थिंग इज दैट द पर्सन विल टेक टाइम टू सेट इन दैट पर्टिकुलर न्यू एटमॉस्फियर। बॉम्बे में जाने के बाद में उस बंदे के सामने ऑप्शंस क्या होते, सबसे पहले तो अपने आप को सेट करना है उस नई प्लेस के ऊपर। आफ्टर सेटिंग उस बंदे को फिर काम के ऊपर फोकस करना है और फिर नए सिरे से फ्रॉम स्क्रैच या फ्रॉम बॉटम उस बंदे को काम की शुरुआत करनी है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जिसकी वजह से ये होता है कि बार बार अगर उस बंदे की ट्रांसफर की जा रही है या उसकी ट्रांसफर हो रही है, द सेम विल अफेक्ट और professionalism of that particular person. It's okay though the person is very active, है ना, बहुत काम करने की उसे इच्छा है एंड ऑल, बट द थिंग इज दैट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे बंदे को बार बार ही ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जॉब के ऊपर, उसके प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो ये थे कुछ मेरे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स कि काम में डिले हो जाता है, डिसीजंस लेट लिए जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या वी कैन से यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे लेने से कुछ नहीं होगा, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। सभी लोग इनिशिएटिव्स लेंगे या काम करेंगे तभी काम कुछ आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, या यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी,
क्योंकि आपका काम करने का तरीका अलग, मेरा अलग। जब तक मुझे ऊपर से कमांड्स नहीं आ जाती है या मुझे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है जिसकी वजह से मैं इस टाइप में काम नहीं कर पाती हूँ, ये काम मेरे लिए फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। यही हो जाता है कुछ डीमेरिट्स ऑफ योर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही, अगला हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।